बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कंपोजिशन लेवी की बात करते हैं। कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखे हैं? सेक्शन 10 में डिफाइन कर रखे हैं CGST एक्ट के। देखो सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम आई क्यों है? कंपोजिशन स्कीम जो है वो बेसिकली स्मॉल डीलर्स के लिए है और ये जो स्टार्टिंग में आई थी वो केवल गुड्स के रेस्पेक्ट में आई थी। मीन्स जो द पर्सन हु इज डीलिंग इन द गुड्स केवल उन्हीं को ही कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होती थी। बट गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन पास करके यहाँ पर सर्विसेज के लिए भी कंपोजिशन स्कीम कर दी है। ये सारी स्कीम जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें ज़्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करनी है, टैक्स भी एक नॉमिनल रेट से पे करना है, बट आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो छोटे डीलर्स हैं उनको ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं करने हो, इसके कारण यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करी है स्कीम कंपोजिशन स्कीम, जिसमें जितने भी डीलर्स हैं उनको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है, एक नॉमिनल रेट से टैक्स पे करना है, रेगुलर बुक्स मेंटेन नहीं करनी है और पर वो जो भी परचेज है उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल फॉर बोथ। गुड्स के केस में भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होगी और सर्विसेज के केस में भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होगी। देखो बट डिफरेंस क्या है? गुड्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो सारे गुड्स पे सेम प्रोविजन है। मीन्स यहाँ पर कोई से भी गुड्स में आप डील करते हैं तो सब में सेम प्रोविजंस है। बट सर्विसेज को यहाँ पर इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, रेस्टोरेंट सर्विसेज और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। यहाँ पर सर्विसेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज और एक अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज है उस पर प्रोविजंस कुछ और है और अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा अगर कोई सर्विसेज देते हो तो उस पर प्रोविजंस कुछ अलग है। मीन्स कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरीज हो गई, एक तो गुड्स, सेकंड रेस्टोरेंट सर्विसेज और थर्ड अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो गुड्स के केस में क्या प्रोविजन है? देखो गुड्स के केस में यहाँ पर स्मॉल डीलर्स किसको कहा गया है? गुड्स के केस में स्मॉल डीलर्स का मतलब ऐसे डीलर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम का है, तो उन डीलर्स को स्मॉल डीलर्स की कैटेगरी में डाला गया है। और इन डीलर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन ले ले और अगर वो चाहे तो अपना रेगुलर स्कीम में भी अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। देखो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने की क्या बेनिफिट है? उसमें आपको ज़्यादा बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, रिटर्न्स भी आपको एनुअली फाइल करना है, जबकि रेगुलर स्कीम में आपको रिटर्न मंथली फाइल करना है, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने, तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है रेगुलर स्कीम में। तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने में बेनिफिट है, बट कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है और आपको टैक्स भी एक नॉमिनल रेट से ही पे करना होता है। कंप्लीट है? तो ये बेसिक एडवांटेज है। अब 1.5 करोड़ रुपीस का ये जो हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक पैन नंबर से जितनी भी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, उसके जितने भी रजिस्ट्रेशन है, उन सभी रजिस्ट्रेशन का अगर टोटल टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ या उससे कम का है तो आप यहाँ पर कौन सी स्कीम अवेल कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। बट ये जो गुड्स के केस में हम 1.5 करोड़ की लिमिट देख रहे हैं, तो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यहाँ पर ये 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं होगी, 75 लाख रुपीस की लिमिट है, वहाँ पर 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। टोटल 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐसी है जिसमें ये 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो उनमें 8 जो स्पेशल कैटेगरी है तो उसमें लिमिट क्या एप्लीकेबल होगी, उसमें स्मॉल डीलर की डेफिनेशन क्या है, तो 8 कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हम केवल अभी गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो गुड्स में स्मॉल डीलर किसको कहा गया है? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम का है। पर अगर सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो सर्विसेज के केस में यहाँ पर क्या है, अदर प्रोविजंस लगते हैं। सर्विसेज के लिए सेपरेट प्रोविजन से कंप्लीट है। देखो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1, सर्विसेज पे हम बाद में बात करेंगे। अभी गुड्स के केस में आपके नॉर्मल स्टेट्स में 1.5 करोड़ है, स्पेशल 8 कैटेगरी,
स्पेशल कैटेगरी स्टेट टोटल 8 स्टेट्स ऐसी है जिसमें आपके 1.5 करोड़ के नहीं होके 75 लैक्स की लिमिट है स्मॉल डीलर्स के लिए। मींस अगर 75 लाख से अगर एक क्रॉस होती है लिमिट देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेगुलर स्कीम। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम गुड्स के केस में किस लिमिट पे अवेलेबल है आपको क्लियर है। एक बार हम रीड करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। अर्लियर पहले जो 1.5 करोड़ की लिमिट स्मॉल डीलर्स के लिए अभी आई है, पहले ये लिमिट केवल 50 लाख रुपीस की थी। तो सेक्शन 10 जो है CGST एक्ट का प्रोवाइड्स दैट द टर्नओवर लिमिट ऑफ रुपीस 50 लाख की टर्नओवर लिमिट फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी। However, the proviso to section 10 subsection 1 empowers the government to increase the said limit of rupees 50 lakh up to 1.5 crore on the recommendation of the GST council। तो यहाँ पर पहले 50 lakhs की लिमिट थी और उसको बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट थी, तो GST काउंसिल के सुझाव पे ये 1.5 करोड़ कर सकते थे और नाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द व्यू ऑफ द स्टेट पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी as granted by the first proviso to the section 10 subsection 1. The turnover limit for the composition levy has been increased from rupees 50 lakhs to 1.5 करोड़। तो अब ये जो आपका लिमिट है वो नोटिफिकेशन पास हो गया था 7 मार्च 2019 को, जिसमें आपकी टर्नओवर लिमिट जो अर्लियर 50 लाख की थी उसे बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया है। क्लियर है? तो आपको तो यानी जो ध्यान में रखना है दैट इज 1.5 करोड़, पहले क्या था उससे आपको अभी ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? However, the said notification further stipulate that the turnover limit for the composition levy, वैसे तो नॉर्मल टर्नओवर लिमिट कंपोजिशन लेवी के लिए सारी स्टेट में कितनी कर दी, केवल गुड्स के डीलर के लिए बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, और रेस्टोरेंट की सर्विसेज के लिए भी यही है। अदर देन जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट नोटिफिकेशन पास किया है और वो हम बाद में बात करेंगे। अभी गुड्स के लिए स्मॉल डीलर्स क्या होते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए स्मॉल डीलर्स के लिए भी सेम प्रोविजंस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो 8 स्पेशल, वैसे तो सभी पे 1.5 करोड़ है बट 8 कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वहां पर आपका लिमिट यहाँ पर 1.5 करोड़ नहीं होके कितना है 75 लाख से इन रेस्पेक्ट ऑफ द 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन सी है यहाँ पर देखो, लर्न करने के लिए आप ऐसा ये 8 स्पेशल कैटेगरी को लर्न करने के लिए आप एक छोटा सा ले सकते हैं, मम्मा ने टी शर्ट सिल दी, मम्मा ने टी शर्ट सिल दी, तो MUMMA, मम्मा ने, एन टी शर्ट सिल दी, T और S, तो मम्मा NTS, मम्मा ने टी शर्ट सिल दी। आप इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो M का मतलब क्या है यहाँ पर मणिपुर, U का मतलब है उत्तराखंड, M का मतलब है मेघालय मिजोरम, A का मतलब है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, N का मतलब है नागालैंड, T का मतलब है त्रिपुरा और यहाँ पर S का मतलब है सिक्किम। ओके, तो ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पर आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट नहीं होगी। कितने का टर्नओवर लिमिट है, केवल और केवल 75 लाख रुपीज का टर्नओवर लिमिट है। क्लियर है? और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 3 स्टेट और कवर होती है, आसाम इन द केस, बट आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर, यही जो 3 स्टेट है इनमें आपका 1.5 करोड़ ही रहेगा, इनमें आपका यहाँ पर 75 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है, बट यहाँ पर इनके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, 1.5 करोड़ की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, इन पर 75 लाख का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की हम बात करते हैं, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, और कंपोजिशन स्कीम कब एप्लीकेबल होगी, अर्लियर 50 लाख की लिमिट थी जो आप भूल जाओ, अभी क्या लिमिट है 1.5 करोड़, यानी अगर स्मॉल डीलर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो इस केस में 1.5 करोड़ तक स्मॉल डीलर्स है और वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रेगुलर बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड एंड नॉमिनल रेट ऑफ टैक्सेशन दे हैव टू पे। ओके, बट दे आर द 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसमें 1.5 करोड़ का एप्लीकेबल नहीं होकर 75 लाख का एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सी है, मम्मा ने टी शर्ट सिल दी तो मम्मा NTS। ओके, तो यहाँ पर M का मतलब क्या है, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय मिजोरम, एक का मतलब अरुणाचल प्रदेश, U का मतलब उत्तराखंड, N का मतलब नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा। ओके, तो ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, और इसके अलावा 3 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इनके ऊपर आपका नॉर्मल जो लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़ दैट विल बी एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, ए डीलर एक्ट्स
यहाँ पर एक डीलर है एक्स, उसके 2 ऑफिसेज है दिल्ली में, उसके दिल्ली में 2 ऑफिसेज है। देखो ये 1.5 करोड़ और 75 लाख की जो मैंने आपको लिमिट बताई है, दैट इज ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। वो लिमिट किसकी है? एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है। तो एक डीलर है एक्स, उसके 2 ऑफिसेज है दिल्ली में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द एक्स इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, आपको ये डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है कि वेदर द एक्स इज एलिजिबल, क्या एक्स ले सकता है, क्या अवेल कर सकता है क्या बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, क्या वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है क्या। तो उसकी जितनी भी ऑफिसेज है, डीलर एक्स है तो एक्स का एक ही पैन नंबर होगा, उसके एक पैन नंबर से उसने जितनी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं उन सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर क्लब कर दो। तो उन सबका एग्रीगेट टर्नओवर कर दो, आप टर्नओवर उनका क्या कर दो? क्लब कर दो। और उनका क्लब करने के बाद अगर वो 1.5 करोड़ से कम है और 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो 75 लाख से कम है, तो इस केस में अपने कंपोजिशन इसके आप ले सकते हो। और जैसे ही ये टर्नओवर लिमिट क्रॉस होती है तो आपको यहाँ पर रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होना होगा। ओके, तो एक डीलर एक्स है, उसके 2 ऑफिसेज है दिल्ली में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन whether the X is eligible to avail the benefit of composition scheme, the turnover of both the offices, जितनी भी offices है उनका turnover would be taken into account and if the same doesn't exceed 1.5 करोड़, और अगर वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता है then X can opt to avail the composition levy scheme। अगर सारे ऑफिसेज, जैसे इसके 2 ऑफिसेज है, दोनों ऑफिसेज का एग्रीगेट टर्नओवर मिला के अगर वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो इस केस में मिस्टर एक्स कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। डीलर है पृथ्वीराज, उसके ऑफिसेज है महाराष्ट्र और गोवा में, 2 जगह ऑफिसेज है। ही मेक्स द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम बोथ दिस ऑफिसेज, दोनों ऑफिसेज से वो विद इन स्टेट सप्लाई करता है। इन ऑर्डर, क्योंकि इंटर स्टेट अगर अपन सप्लाई करते हैं गुड्स की तब तो हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, हम विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं तो ही कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। ओके, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, क्या पृथ्वीराज कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है क्या। तो टर्नओवर ऑफ बोथ ऑफिसेज, 2 ऑफिसेज कौन कौन से? महाराष्ट्र एंड पुणे, जो 2, और महाराष्ट्र एंड गोवा जो 2 ऑफिसेज हैं, both the offices would be taken into account and if the same doesn't exceed, यानी दोनों ऑफिसेज का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है देन पृथ्वीराज कैन ऑप्ट, तो पृथ्वीराज अडॉप्ट कर सकता है, अवेल कर सकता है कंपोजिशन स्कीम फॉर बोथ द ऑफिसेज, दोनों ऑफिसेज के लिए क्या कर सकता है? वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। क्लियर है? वाइल कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट लेने के लिए क्या, यानी वन एग्रीगेट टर्नओवर जब हम बात करते हैं 1.5 करोड़ का, तो 1.5 करोड़ का जब आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे तो उसमें कुछ टर्नओवर होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं और कुछ टर्नओवर को एक्सक्लूड किया जाता है। तो कौन कौन से टर्नओवर को इंक्लूड करते हैं और किसको एक्सक्लूड करते हैं? देखो, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन में सारी आउटवर्ड सप्लाई, सारी आउटवर्ड जितनी भी आप सेल करते हो, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, इंटर स्टेट सप्लाई है, पर्सनस की हैविंग द सेम, यानी सारी सप्लाई को इंक्लूड करते हैं। टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, सारी सप्लाई इंक्लूड होगी। और एक्सक्लूजन, अगर कोई टैक्स है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, सेस, और अगर कोई भी टैक्स है तो वो टर्नओवर में काउंट नहीं होता है। और वैसे भी एग्रीगेट टर्नओवर की बहुत डिटेल में कैलकुलेशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी करेंगे जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, बट सारी टर्नओवर को इसमें क्लब करते हैं, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो आपके एक्सपोर्ट है, इंटर स्टेट सप्लाई है, बट कोई टैक्स का अमाउंट हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। और सेकंड थिंग, वैल्यू ऑफ द इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है परचेज। अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं जिस पे टैक्स आपको आरसीएम में पे करना है, रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो वो हमारी सेल नहीं है, क्योंकि हम केवल इसको सेल को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर परचेज को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द आरसीएम, यानी मैंने कोई गुड्स खरीदा है उस पर टैक्स मुझे पे करना है, तो वो मेरे यहाँ पर अगर टैक्स मुझे पे करना है तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर किस में आ जाएगा, मेरी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, वो मेरी सप्लाईज में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, एग्रीगेट टर्नओवर की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट रेट ऑफ टैक्सेशन। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो आपको किस रेट से टैक्स देना है? जैसे कि अभी हमने नॉर्मली बात करी है कि अगर कोई भी पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसे ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है,
वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल नहीं कर सकता, और उसको जो टैक्स का पेमेंट करना है वो भी बहुत ही नॉमिनल रेट से पे करना है। तो नॉमिनल रेट क्या है, यानी किस रेट से उसे टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस केस में सबसे पहले हम गुड्स की डीलर की बात करें, तो गुड्स की डीलर में आपको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरर है क्या। सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या देखना है, मैन्युफैक्चरर है क्या, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द गुड्स, जो गुड्स दे रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स की, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो टोटल रेट है 1%, जिसमें से 0.5% CGST का है और 0.5% SGST का है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर है या फिर यहाँ पर ट्रेडर है, ट्रेडर के पास भी सेम है। बट अगर कोई पर्सन जब रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे 5% का है। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स पे 1% ही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो ट्रेडर हो। ठीक है, अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नोटिफाइड कर रखे हैं, आइसक्रीम प्रोडक्ट्स है, टोबैको प्रोडक्ट्स है और पान मसाला है। 3 प्रोडक्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि इन प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हैं तो कंपोजिशन ले ही नहीं सकते। तो ठीक है, इनके अलावा अगर कोई गुड्स हैं तो आप डील करो, और 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन लो, और उसमें आपको 1% टैक्स पे करना है। 1% में से 0.5% CGST का और 0.5% आपका SGST। ओके, तो मैन्युफैक्चरर है चाहे वो ट्रेडर है तो इसमें 1% है। और इसके अलावा अगर रेस्टोरेंट की सर्विसेज है तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज में टोटल 5% है। कितना है, 5% है, उसमें से 2.5% CGST का है, 2.5% आपके SGST का है। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 हमें बताएगा कि कंपोजिशन स्कीम कौन कौन अवेल नहीं कर सकता। यानी कंपोजिशन स्कीम अवेल करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी होती है, लाइक एक थ्रेशोल्ड लिमिट में उसका टर्नओवर होना चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ पर सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर आप पर्टिकुलर आइटम्स में एंगेज्ड हैं या फिर आप यहाँ पर जो सप्लाई कर रहे हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई है या एक्सपोर्ट सप्लाई है या आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर्विस सप्लायर को कभी भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती है। जो सर्विस सप्लायर्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास करके कंसेशनल रेट का प्रोविजन अभी जरूर बनाया है, बट अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो केवल और केवल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंपोजिशन स्कीम का मेन बेनिफिट है वो किसको होता है, गुड्स के डीलर को होता है, दैट इज ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को होता है। ओके, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आपको ये बताएगा कि यहाँ पर अगर आप सर्विसेज में सप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। एक सेकंड ये है कि इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो क्योंकि गुड्स का अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट करते हैं तो अवेल नहीं कर सकते। अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करते हो, अगर आप ऐसा गुड सप्लाई करते हो विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाइड गुड्स है जैसे आइसक्रीम प्रोडक्ट्स है, टोबैको प्रोडक्ट्स है और अपने पान मसाला प्रोडक्ट है, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं अगर आप उनके मैन्युफैक्चरर हो, उन गुड्स में डील करते हो, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आप देखेंगे, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल अंडर द सबसेक्शन 1। ये 10 सबसेक्शन 1 के अंदर आप कंपोजिशन स्कीम केवल तभी अवेल कर सकते हैं इफ ही इज नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो वो सर्विसेज की सप्लाई नहीं करता हो। सर्विसेज में केवल एक ही एक्सेप्शन है, रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं तो इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अलावा अगर कोई सर्विसेज है तो आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ द गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। वो कोई भी ऐसे गुड्स में डील नहीं करता है जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, मीन्स एग्जम्प्टेड गुड्स, तो वो एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई में भी नहीं लगा है। He is not engaged in making any interstate outward supply of goods। गुड्स यहाँ पर सर्विसेज नहीं लिखा है, वो गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई में नहीं लगा हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स नहीं सेल करता हो, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, जो टीसीएस कलेक्ट करता है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो अपना गुड्स सेल नहीं करता है। ओके, और लास्ट क्या है कि वो नोटिफाइड गुड्स जो कि मैंने आपको बताया, आइसक्रीम मैन्युफैक्चर दैट इज टोबैको प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा पान मसाला जो है, अगर
के मैन्युफैक्चरिंग में आप लगे हुए हो, दैट इज नोटिफाइड गुड कौन कौन सा है वो आगे अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। तो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो भी इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। तो दे आर द फॉलोइंग 5 आइटम्स जिसमें आप कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। प्रोवाइडेड दैट, देखो कंडीशन क्या है इसके लिए रिगार्ड आपको ऑलरेडी भी हम डिस्कस करे हैं। मिस्टर ए है, अगर उसके 5 ब्रांचेस है, 5 स्टेट है, 5 ब्रांचेस है उसकी यहाँ पर, तो आपको पहले भी बता दिया कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन का यानी एक पैन नंबर से अगर एक से ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो या तो सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कंपोजिशन स्कीम में ले लें या सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप रेगुलर स्कीम में ले लें। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ ब्रांचेस को तो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड करवा रहे हो और कुछ ब्रांचेस को आप यहाँ पर क्या करवा रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड करा रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी सारी ब्रांचेस कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होगी या सारी ब्रांचेस आपके रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ को तो कंपोजिशन में कुछ को रेगुलर में। ओके, मिस्टर ए जिसके नाम पे 5 ब्रांचेस है 5 स्टेट में, उनका एग्रीगेट थ्रेशहोल्ड जो टर्नओवर है उन सारी 5 ब्रांचेस का मिला के वो 1.5 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए तो ही वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, तो प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है, वे आर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन। मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन का मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा है पर आदमी तो एक ही है। मोर देन 1 जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर। सेम पैन होने का मतलब एक ही आदमी है। ओके, तो इस केस में द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एक पैन नंबर के एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो वो खुद कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर सबसेक्शन। यानी या तो सारी ब्रांचेस कंपोजिशन में चली जाए, जब तक सारी ब्रांचेस कंपोजिशन के लिए रेडी नहीं होती तब तक उसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर ब्रांच को, क्योंकि सारी या तो कंपोजिशन में जा सकती है या सारी रेगुलर स्कीम में जा सकती है। जैसे मिस्टर ए की 4 यूनिट है, यहाँ पर 4 स्टेट है, राजस्थान है, दिल्ली है, गुजरात है, मुंबई है, तो ये चारों यूनिट या तो आपकी किस में जाएगी, कंपोजिशन में, या चारों यूनिट किस में जाएगी, आपके रेगुलर स्कीम में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक डीलर है, उसका नाम है चंपक लाल, उसके 2 ऑफिसेज है, दिल्ली में भी है और दिल्ली के अंदर ही 2 ऑफिसेज है एंड ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। देखो ही इज एलिजिबल, इसका मतलब क्या है कि वो जो है उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम का है, इसलिए लिखा हुआ है ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। ओके, इफ द चंपकलाल के दिल्ली में 2 ऑफिसेज है, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, यानी दोनों ऑफिसेज का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो अब या तो वो दोनों ऑफिसेज के लिए कंपोजिशन ले ले या दोनों ऑफिसेज के लिए रेगुलर ले ले। दोनों ऑफिसेज में ऐसे नहीं कर सकता कि एक ऑफिस का तो रेगुलर में और एक ऑफिस का वो कंपोजिशन स्कीम ले ले। ओके, तो इफ द चंपकलाल ऑप्ट, अगर चंपकलाल ऑप्ट करता है फॉर द कंपोजिशन स्कीम, यानी चंपकलाल कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, देन बोथ द ऑफिसेज, दोनों ऑफिसेज वुड पे द टैक्सेस अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो दोनों ऑफिसेज कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे एंड अबाइड बाय ऑल द कंडीशन, और जो भी कंपोजिशन स्कीम वालों की कंडीशंस रहती है उन कंडीशंस को उनको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 की हम बात करते हैं। देखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, ओके, तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए कब लैप्स हो जाएगी, यानी कब आपको कंपोजिशन स्कीम से निकल के रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। देखो कंपोजिशन स्कीम आप तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ हो और 8 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की हमने बात करी थी उसमें 75 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होते ही यू हैव टू शिफ्ट इनटू द रेगुलर स्कीम। तो आप मान लेते हैं मिस्टर ए है, उसका 1 अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 31 दिसंबर 2020 उसने टर्नओवर किया, टोटल उसका टर्नओवर हो गया 1.5 करोड़। 1 जनवरी 2021 को उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1 रुपीस एक्सटेंड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो 1.5 करोड़ से जैसे ही अबव चला जाए उस डेट पर उसका कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा। उस डेट के विद इन 30 डेज उसको रेगुलर स्कीम में क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। कंप्लीट है। तो कंपोजिशन आपकी स्कीम किस डेट से लैप्स हो जाएगी, जिस डेट पर आपका 1.5 करोड़ से क्या चला जाता है, एक्सीड चला जाता है, यानी योर थ्रेशहोल्ड क्रॉसेस 1.5 करोड़, देन यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम द कंपोजिशन टू रेगुलर स्कीम। ओके,
द ऑप्शन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो ऑप्शन अवेल कर रखा है रजिस्टर्ड पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम का, देखिए शेल लैप्स, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा किस डेट से, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under subsection 1. 10 subsection 1 में जो लिमिट बता रखी है वो क्रॉस होते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम आपके लिए लैप्स हो जाएगी और आपको रेगुलर स्कीम में कन्वर्जन करवाना है। क्लियर है? वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, हम यहाँ पर रूल नंबर 6 जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के साथ बात करता है। रूल नंबर 6 की हम बात करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम लैप्स, कब से लैप्स हो जाएगा, फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, 1.5 करोड़ और 75 लाख। जैसे ही एक्सीड हो जाता है देन इन सच केस आपका यहाँ पर ये कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच द विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, द इफेक्टिव डेट जो आपका कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ, यानी जो पर्सन है जिसका टर्नओवर एक्सीड हो गया तो उसको खुद को कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करनी पड़ेगी और रेगुलर स्कीम में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो उसको कंपोजिशन स्कीम से क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच the withdraw from composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him। तो उसको अपने आप को एक इंटीमेशन देना होगा, उसको अपने आप एक इंटीमेशन बना के डिपार्टमेंट में देना होगा और वो डिपार्टमेंट में जब देगा उस डेट से उसका विड्रॉ मान लिया जाएगा कि इस डेट पे इस पर्सन ने विड्रॉ कर लिया और रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, तो एक इंटीमेशन भी जाता है, स्टेटमेंट भी जाता है। इंटीमेशन जो होता है वो अपने को सेम फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट करना होता है। लाइक अगर आपका 2019-20 में लैप्स हो गया तो आपको 19-20 के अंदर ही इंटीमेशन फाइल करना होगा कि हमारा ये टर्नओवर थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो चुका है, हमको रेगुलर स्कीम में क्या कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप अगले फाइनेंशियल ईयर्स में जा रहे हैं, आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या कर देना है, इंटीमेशन दे देना है। ओके, the effective date from which the withdraw from composition scheme shall take effect the date indicated by him in intimation में जो डेट है उस डेट को ये मान लिया जाएगा कि उसने विड्रॉ कर दिया, but the same date may not be prior to the commencement of the financial year in which such intimation is being filed। यानी previous year next year इनका नहीं होना चाहिए, same financial year में पोस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू बाय टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। देखो अगर कोई पर्सन जो क्या करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम, तो विड्रॉ, तो रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू विड्रॉ, जो चाहता है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम छोड़ के किस में जाना है, रेगुलर स्कीम में जाना है, देन शैल बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉ, वो विड्रॉ करने से पहले एक एप्लीकेशन लगा देगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में कि मुझे रेगुलर स्कीम में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और सेम फाइनेंशियल ईयर में वो क्या कर दे, इंटीमेशन भी फाइल कर दे। नेक्स्ट, डिनाइल ऑफ द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटी। देखो अगर टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि कोई पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है बट एक्चुअली ही इज नॉट एलिजिबल टू गो टू द कंपोजिशन स्कीम, एक्चुअली उसको रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इस केस में डिनाई यानी मना किया जा सकता है, डिपार्टमेंट खुद मना कर सकता है इस ऑप्शन को ऑप्ट करवाने से। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो अगर वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव, प्रॉपर ऑफिसर के पास है कोई रीजन कि रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, जैसे कि हमने 10 सबसेक्शन 2 में बात करी थी ना कि अगर सर्विसेज को सप्लाई करते हैं आप या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स सेल करते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तो इनमें से कोई इनएलिजिबिलिटी अगर उसमें है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, उनको विश्वास है द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, तो वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और हैज कॉन्ट्रावेंट, या उसने क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी प्रोविजंस का, CGST एक्ट के किसी भी प्रोविजंस का उसने क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन किया है, और द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजंस का उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो इस केस में यहाँ पर क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट उसको बोलेगा कि तुमने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि हम आपको नहीं देंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक शो कोर्स नोटिस डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, इशू करेगा। ओके, शो कोर्स नोटिस का जो उसको इशू किया है उसका रिप्लाई विद इन टाइम लिमिट क्या करना है, उस पर्सन को दे देना है, डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट उसके शो कोर्स नोटिस के रिप्लाई के आधार पर तय करेगी कि उसको वो कंपोजिशन स्कीम देनी है या नहीं देनी है। क्लियर है?
तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन चाहता है और डिपार्टमेंट को लगता है ही इज नॉट एलिजिबल, देन डिपार्टमेंट विल इशू ए शो कोज नोटिस टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन विल गिव द रिप्लाई ऑफ दैट शो कोज नोटिस। ओके, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ शो कोज नोटिस, जैसे ही शो कोज नोटिस का रिप्लाई आता है डिपार्टमेंट के पास उस पर्सन से, देन ही शेल पास एन ऑर्डर, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एक ऑर्डर पास करेगा, ईदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, या तो उसका रिप्लाई एक्सेप्ट कर ले, और डिनाई द ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, या उसको मना कर दे, डिनाई कर दे उसको कि तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन टू और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट, किस डेट से, जिस डेट से उसने ऑप्शन ऑप्ट किया उस डेट से, और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कॉन्ट्रावेंशन एज द केस में भी, यानी जिस डेट से उसको ऑप्शन दिया था, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन और फ्रॉम द डेट, अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप CGST एक्ट के कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो उस पर्सन ने जिस डेट पे कॉन्ट्रावेंशन किया उस डेट से, या जिस डेट पे उसको ऑप्शन दिया है उस डेट से, कोई भी डेट से उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर इनएलिजिबल किया जा सकता है कि ही इज नॉट एलिजिबल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ द शो कोज नोटिस, जैसे ही वो पर्सन शो कोज नोटिस का रिप्लाई करता है, ही शैल पास एन ऑर्डर, डिपार्टमेंट इन टैक्स अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी, एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, अगर रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेती है मीन्स उस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम दे दी, और डिनाई द ऑप्शन, या उसको मना कर देगी कि तुम यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स नहीं पे कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इन द केस ऑफ डिनाइल, अगर मना कर दिया डिपार्टमेंट ने कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, आपको रेगुलर स्कीम में जाना है, ठीक है, तो इन द केस ऑफ द डिनाइल ऑफ टैक्स and denial of the option to pay the tax under composition levy by tax authority, अगर टैक्स अथॉरिटी मना कर देती है कि आप नहीं जा सकते, then the effective date of such denial shall be the date, यानी किस डेट से, यानी इफेक्टिव डेट, वो मना करने की जो डेट है वो इफेक्टिव कब होगी, सेम फाइनेंशियल ईयर की डेट होनी चाहिए, वो भी लास्ट ईयर की डेट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डिनाइल करने की जो डेट है इफेक्टिव वो सेम फाइनेंशियल ईयर की होगी, 1920 की है तो 1920 की होगी, इट शुड नॉट बिलोंग टू द 2021 1819। ओके, नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द अबव केसेस, क्लियर है, डिनाई कर दिया डिपार्टमेंट ने, उसने शो को नोटिस भी दे दिया अथॉरिटी ने, उसका रिप्लाई भी आ गया, उसके रिप्लाई के बाद भी कंसिडरेबल नहीं है इसलिए उसको मना कर दिया कि आप रजिस्टर नहीं हो सकते हो। ओके, इन ईच ऑफ द अबव केसेस, इन केसेस में सच पर्सन में फर्निश, देखो यहाँ पर इंटीमेशन तो उस पर्सन ने दे ही दिया था कि मुझे कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाना है, एक साथ में एक स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज, इन ईच ऑफ द अबव केसेस सच पर्सन में फर्निश एज स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, क्योंकि कंपोजिशन से आप रेगुलर में अगर जाते हो तो कंपोजिशन स्कीम में तो उसके पास क्या होता है कि इस जो भी स्टॉक होता है उसके पास, चाहे वो एज ए रॉ मटेरियल हो, चाहे वो एज ए WIP हो, एज ए फिनिश्ड गुड्स हो, वो यहाँ पर ITC नहीं ले सकता था, बट जैसे ही वो रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ पर क्या कर पाएगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रॉ मटेरियल पे, इनपुट्स पे, उन पे क्या कर सकता है, वो क्रेडिट ले सकता है। तो जैसे ही उसका कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जाता है तो उसको डिपार्टमेंट को स्टॉक की डिटेल्स देनी होगी कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ताकि वो ITC ले सके। ओके, तो इन ईच ऑफ द अबव केसेस सच पर्सन में फर्निश स्टेटमेंट, वो पर्सन एक स्टेटमेंट फर्निश करेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द स्टॉक ऑफ इनपुट्स, वो क्या करेगा, इनपुट्स की डिटेल्स देगा, जो भी उसके इनपुट्स, चाहे वो एज ए रॉ मटेरियल रखे हुए हो, चाहे वो एज ए सेमी फिनिश्ड गुड्स रखे हुए हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में रखे हुए हो, जिस डेट पर उसने कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करी है उस डेट के 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना है, डिपार्टमेंट को इस स्टॉक की डिटेल्स, इसका एक स्टेटमेंट क्या कर देना है, फाइल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, कंपोजिशन स्कीम अवेल करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसकी क्रॉस हो गई टर्नओवर लिमिट 9 दिसंबर को, द ऑप्शन अवेल्ड शैल लैप्स, उसका जो ऑप्शन उसने अवेल किया वो लैप्स हो जाएगा जैसे ही उसका टर्नओवर क्या कर जाता है, 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, ये 9 दिसंबर को उसको ऑप्शन विड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अदर की हम बात करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 जो रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कंपोजिशन स्कीम डीलर पे। देखो कंपोजिशन स्कीम डीलर को जो टैक्स पे करना होता है दैट इज 1% और 5%। ठीक है, अगर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर है तो 1% करना है, और अगर रेस्टोरेंट डीलर है तो उसको 5% टैक्स पे करना है। पर ये जो टैक्स पे करना है उनको खुद की जेब से करना है, वो बायर से, कस्टमर से वो पैसा, टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम डीलर पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि कंपोजिशन स्कीम डीलर कभी भी यहाँ पर टैक्स की अमाउंट किससे कलेक्ट नहीं कर सकते, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। इवन जो वो परचेज करते हैं इनपुट्स, उन इनपुट्स पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम डीलर जो होते हैं वो ना तो टैक्स का पैसा किससे कलेक्ट कर सकते हैं,
कस्टमर से और ना ही इनपुट जो खरीदे हैं उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इवन कंपोजिशन स्कीम डीलर कभी भी टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते, उनको एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है जिसमें टैक्स का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 की हम बात करते हैं। टैक्सेबल पर्सन जिसके ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है, शेल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स, वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा रेसिपिएंट से, और ही शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ये बोलता है पेनल्टी प्रोविजंस, कि एक पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है बाय फ्रॉड, यानी वो ही इज नॉट एक्चुअली एलिजिबल टू ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम, रादर ही इज ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम, और उसी में ही टैक्स पे करता जा रहा है, क्योंकि कंपोजिशन में बहुत ही कम टैक्स पे करना होता है। तो उस पर्सन ने क्या किया कि डिपार्टमेंट को टर्नओवर थोड़ा कम बता के अपना रजिस्ट्रेशन किसमें करवा रखा है, कंपोजिशन में करवा रखा है। तो इधर प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है दैट A taxable person has paid the tax under subsection 1, कि taxable person ने section 10 subsection 1 में टैक्स पे किया है, despite not being eligible, यानी कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे किया जबकि वो एलिजिबल ही नहीं है कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने की। ओके, देन सच पर्सन शेल इन एडिशन टू एनी टैक्स, तो वो पर्सन जो है उस टैक्स के एडिशन में that may be payable by him under any other provisions of this act be liable, तो वो पर्सन जिसने ये गलत काम किया है, जिसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लीगल नहीं भी होते हुए भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो इस केस में यहाँ पर क्या करना होगा, उसे टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा जो उसके ऊपर बनता है, साथ में पेनल्टी और इंटरेस्ट के प्रोविजंस भी उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 किससे बिलोंग करता है, पेनल्टी से रिलेट करता है। कंप्लीट है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 डील करता है कि कंपोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बताता है कि कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, 10(3) की आपकी कंपोजिशन स्कीम कब लैप्स हो जाएगी जैसे ही टर्नओवर एक्सीड करता है, 10 सबसेक्शन 4 रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि कंपोजिशन स्कीम डीलर पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, 10 सबसेक्शन 5 पेनल्टी प्रोविजंस बताता है कि अगर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो फिर भी ले रखी है तो आपको रेगुलर रेट से टैक्स पे करके साथ में पेनल्टी भी पे करनी होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। टैक्स पेयर है तालाराम, ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसकी एक यूनिट तो यूपी में है और दूसरी यूनिट A2 के नाम से MP में है। यहाँ पर टोटल टर्नओवर जो है, देखो यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं वो बिहाफ किस पे होता है, डिपेंड किस पे करता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पे। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम का है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पे। ओके, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में अगर आपका 1.5 करोड़ से कम है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या ले लो, कंपोजिशन स्कीम ले लो, और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेके आप 1% अगर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हो तो पे कर दो, और रेस्टोरेंट डीलर हो तो 5% पे कर दो। ओके, अभी ये मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब इसमें कंपोजिशन स्कीम में अगर ये जाता है तो इसके ऊपर जो कंपोजिशन की रेट है वो 1% एप्लीकेबल हो जाएगी। तो टोटल टर्नओवर जो है दोनों यूनिट्स का, कौन कौन सी, A1 का A2 का, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 115 लाख है, 85 लाख तो A1 का है और 30 लाख A2 का है। टर्नओवर यूनिट A1 और A2 का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीसीडिंग ईयर में तो दोनों का मिला के 115 लाख है। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, इसका मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में वो क्या है, एलिजिबल है। और करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने यहाँ पर टर्नओवर कितना है, दोनों यूनिट का एक क्वार्टर का 5 लाख और 10 लाख है, यानी A1 का तो है 5 लाख और A2 का है 10 लाख। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले तो ये बताओ कंपोजिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर केवल 115 लाख है, यानी 1.15 करोड़ से 1.5 करोड़ से कम है। तो इस केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, और हम जो टैक्स पे करेंगे 5 लाख और 10 लाख पे कितना, 1%, तो 5 लाख पे 1% 5,000 रुपये और 10 लाख पे 1% 10,000 रुपीज़ ये हम पे कर देंगे कंपोजिशन स्कीम। तो आपको ये बताना है कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरर है तो 1% रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की, जिसमें हमको बता रखा है इंटीमेशन। अगर कोई पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लेता है और किस में चला जाता है, रेगुलर स्कीम में चला जाता है, तो सबसे पहले उसको कंपोजिशन स्कीम जो उसने विड्रॉ करी है वो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ का एक तो क्या देना होगा, इंटीमेशन। इंटीमेशन तो दे दिया, साथ में यहाँ पर इंटीमेशन सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। जैसे आपको 2021 में
आपको ऑप्ट करना है रेगुलर स्कीम। तो आप 1920 में यहाँ पर 1920 में इंटीमेट कर देंगे कि 2021 में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है। अगर आपकी लैप्स हो जाती है तब तो जब से लैप्स हो रही है उसके बाद में इंटीमेट कर दो, और आप चाहते हो कि पहले से आप कंपोजिशन स्कीम में चल रहे हो बट अब आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या लेना है, रेगुलर लेना है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, इंटीमेशन दे दो। क्लियर है। इंटीमेशन के साथ साथ अपने को एक स्टेटमेंट भी देना होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, इंटीमेशन बाय द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन देखो सबसे पहले अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है उसकी बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं। ए पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, एक पर्सन जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम मुझे लेनी है और मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूँ। तो देखो, जब हम कंपोजिशन रजिस्ट्री यानी जीएसटी लॉ में जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एक फॉर्म होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 करके, वो अपने को फिल करना होता है और वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो पार्ट बी में अपने पास ऑप्शन होता है कि आपको कंपोजिशन में जाना है या रेगुलर में जाना है। तो अगर आपको कंपोजिशन में जाना है तो कंपोजिशन स्कीम के ऊपर आप टिक कर दो और कह दो कि हमको कंपोजिशन स्कीम में जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर पार्ट बी में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, यू वांट टू गो इनटू द रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो क्या करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, मे गिव एन ऑप्शन, है ना, जो क्या करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। उसको क्या दिया जाएगा, एक ऑप्शन कि वो कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे कर सकता है। और पार्ट बी में ये ऑप्शन दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के पार्ट बी में दिया जाएगा। एंड द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन, और जैसे ही ये पार्ट बी में फिल कर देता है, पार्ट बी में जैसे ही ये कंपोजिशन स्कीम पे टिक करेगा, इसका मतलब जो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहता है उसने अपनी इंटीमेशन दे दी कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन चाहता है। ठीक है, तो सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। ये क्या मान लिया जाएगा, एक इंटीमेशन मान ली जाएगी कि वो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना चाहता है। ओके, एंड सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर्ड। ओके, ये इंटीमेशन तभी कंसिडर की जाएगी आफ्टर, क्योंकि एक बार आपने पार्ट बी फिल कर दिया तो ये मत सोचो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट भी तो चेक करेगा ना आपके एप्लीकेशन को। पार्ट बी को कौन चेक करेगा, डिपार्टमेंट चेक करेगा, और डिपार्टमेंट पार्ट बी को चेक करने के बाद उसको लगता है कि ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाइल्ड बाय द पार्टी एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, देन वो आपका रजिस्ट्रेशन किसमें कर देगा, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कर देगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में दे देगा। और जिस डेट पे आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा ना, तब से ये मान लिया जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ओके, देन सच इंटीमेशन, ये जो इंटीमेशन है शैल बी कंसिडर्ड, ये इंटीमेशन कंसिडर किया जाएगा ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए तब तक ये नहीं माना जाए कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा एप्लीकेंट के हैंड्स में, तब से ये मान लिया जाएगा कि ही इज एलिजिबल एंड इज ऑप्शन टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। और उसका जो ऑप्शन है कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे करने का, वो इफेक्टिव उसी डेट से होगा जिस डेट पे उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। ओके, उससे पहले नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटीमेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, पहले तो अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात थी, द पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड एंड ही वांट टू रजिस्टर अंडर द कंपोजिशन स्कीम, देन ही हैव ए ऑप्शन इन द पार्ट बी ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, he have to fill after the registration certificate granted, he will be eligible to opt a composition scheme. Okay, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पर्सन, एक पर्सन जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है और नाउ ही वांट्स टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम बिकॉज हिज टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1920 की हम बात करते हैं, फरवरी 2020 अभी चल रहा है, एंड द पर्सन वांट टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2021 से वो क्या करना चाहता है, रेगुलर स्कीम के बजाय कंपोजिशन स्कीम में जाता है। तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले एक इंटीमेशन दे देनी है कि भैया मेरे को तो यहाँ पर क्या करना है, कंपोजिशन में जाना है। तो वो क्या कर देगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही क्या कर देगा, एक इंटीमेशन लिख के दे देगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मुझे क्या ऑप्ट करना है, रेगुलर स्कीम ऑप्ट, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है। क्लियर है। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन दे दी, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपका कंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु वांट्स टू ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली एक इंटीमेशन फाइल कर देगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जीएसटी कॉमन पोर्टल पे प्रायर टू द कॉमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले कर देगा, फॉर विच साइड ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। ओके,
ही शेल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट, उसने इंटीमेशन तो दे दिया था पिछले साल ही, और ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसने और जिस ईयर में ऑप्ट किया उस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के 60 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, विद इन 60 डेज, तो वो एक स्टेटमेंट भी फाइल कर देगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में स्टेटमेंट किसका होता है, इनपुट्स का डिटेल होती है सारी, आपका स्टॉक का डिटेल्स होता है, उसका एक स्टेटमेंट भी अपने को फाइल कर देना है, ठीक है। और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में भी है। एनी इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन। अगर आपने यहाँ पर जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, उसकी 4 ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच के लिए इंटीमेशन चली गई तो ये मान लिया जाएगा सारी ब्रांचेस की इंटीमेशन आ गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी ब्रांचेस या तो कंपोजिशन में हो सकती है, सारी ब्रांचेस रेगुलर में हो सकती है। अगर आपने एक ब्रांच की भी इंटीमेशन दे दी तो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या हो गई, सारी ब्रांचेस की इंटीमेशन मिल गई है। समझ में आ गया, कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर द कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी जो है रूल नंबर 5 की जो हम बात करते हैं, तो उसके कुछ कंडीशंस है कंपोजिशन लेवी की, वो आपको ध्यान में रखनी है। कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो पर्सन ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन लेवी, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, इनकी डेफिनेशन डिटेल में कौन से चैप्टर में आएगी, अपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगी, ओके। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, उसके पास जो कंपोजिशन स्कीम वाला, अगर सॉरी रेगुलर स्कीम से आप किस में जा रहे हो, कंपोजिशन में, या फिर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, तो द गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक, जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से नहीं खरीदा हो, उसने अनरजिस्टर्ड पार्टी से नहीं खरीदा हो, और अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रखा है तो उसने उसके ऊपर क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। देखो क्योंकि क्या होता है, रेगुलर स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड हो तब तो आपने जो परचेज किया है वो अनरजिस्टर्ड से किया है, इसका मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया। अब आप कंपोजिशन में आ गए, अब कंपोजिशन में आ गए तो कंपोजिशन में तो वैसे ही टैक्स नहीं पे करना है, सेल पे एक 1% पे करना है, यानी आपने परचेज के समय भी टैक्स नहीं दिया, क्योंकि आपने परचेज तो अनरजिस्टर्ड आदमी से किया था, तो परचेज के समय भी टैक्स नहीं दिया, और कंपोजिशन स्कीम में सेल करोगे तो भी टैक्स नहीं देना है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपके पास कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रखा हो। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट होना है तो आपके पास कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदा हो, और अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर खरीद रखा हो तो उस पर आपने अगर टैक्स पे कर दिया है तब तो बात खत्म। अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यानी आरसीएम में आपने टैक्स नहीं पे किया है तो इस केस में आपको टैक्स पे करना ही होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट, द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लायर। Next, he shall pay the tax under section 9 subsection 3 9 subsection 4 on inward supply of the goods। अगर कोई पर्सन जो जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, अगर कोई पर्सन जो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी कि जीटीए की सर्विसेज है या फिर कोई भी एडवोकेट की सर्विसेज है, उसमें आपको रिवर्स चार्ज आपको खुद को पे करना होता है। तो अगर कोई पर्सन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर खुद टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो इस केस में ए पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम then he can't register under the composition scheme, he have to register under the regular scheme, okay। तो कोई भी पर्सन जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो उसको रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन देना होगा। नेक्स्ट लास्ट, जो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, दैट इज आइसक्रीम, आपका पान मसाला, टेबेको प्रोडक्ट्स, देन आल्सो यू कांट ऑप्ट द कंपोजिशन, ओके। नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप पान मसाला के डीलर हैं, पान मसाला मैन्युफैक्चरर है तो नहीं ले सकते। टेबेको है, मैन्युफैक्चर टेबेको में डील करते हैं तो भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है ना, तो वो टैक्स से इनवॉइस इशू नहीं कर सकता और ना ही लोगों को बहका सकता है टैक्स लेके, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम डीलर इज नॉट एलिजिबल टू collect the amount of taxation as well as he is not eligible to avail the input tax credit, okay। तो यहाँ पर वो जो भी है टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। वो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें टैक्स का ऑप्शन होता ही नहीं है, और बिल ऑफ सप्लाई के जो ऊपर ही ऊपर है
यानी टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई, टॉप ऑफ द पेज वो मेंशन करेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। ही शैल मेंशन द वर्ड्स, वो मेंशन करेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द सप्लाई, यानी वो यहाँ पर सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये टॉप में मेंशन कर देगा। ही शैल मेंशन द वर्ड्स, वो मेंशन करेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस, उसके जितने भी नोटिस है, जितने भी साइन बोर्ड से, जितने भी उसके डिस्प्ले हैं, जो भी प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले होते हैं, वो हर जगह, प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस, जहां जहां उसके बोर्ड डिस्प्ले हो रहे, साइन बोर्ड डिस्प्ले हो रहे, हर जगह वो मेंशन कर देगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता, जो सर्विसेज में डील करता है, इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स की, ओके, इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हो, अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो इन केसेस में आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। ओके, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपोजिशन सप्लायर। देखो एक चीज हमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये वाला नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर हो तो आप गुड्स का तो इंटर स्टेट नहीं कर सकते, बट अगर आप गुड्स के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देते हैं, क्योंकि अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर हैं, गुड्स के डीलर हैं मेन, और साथ में थोड़ा बहुत सर्विसेज का भी बिजनेस है, तो अगर सर्विसेज आप माइनर से प्रोवाइड करा रहे हैं, माइनर सर्विसेज है, माइनर सर्विसेज का क्या मतलब है वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सर्विसेज, यानी मेन आपका गुड्स का ही काम है और थोड़ी बहुत सर्विसेज भी दे देते हैं साथ में, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले लो, अगर सर्विस का पोर्शन आपके यहाँ पर बहुत ही माइनर सा है। माइनर सा का क्या मतलब है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप, और वो जो सर्विस है वो चाहे आप इंटर स्टेट भी दे रहे हो तो भी आप कंपोजिशन में रह लो। आप गुड्स अगर आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, साथ में थोड़ी बहुत माइनर सर्विसेज देते हो, और सर्विसेज का आप चाहे कहीं पर भी सप्लाई करो, चाहे विद इन द स्टेट करो, इंटर स्टेट करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बट गुड्स का आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो मेरी बात सुनो, कंपोजिशन स्कीम डीलर इंटर स्टेट सप्लाई की जब बात करते हैं, सेल की हम बात करते हैं, तो सेल गुड्स का तो इंटर स्टेट नहीं कर सकता, सर्विसेज का कर सकता है माइनर सा, ठीक है। और जब परचेज की बात आती है, परचेज, कंपोजिशन स्कीम डीलर कहीं से भी माल खरीदे, उसकी इच्छा, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, परचेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, परचेज वो कहीं से भी कर सकता है गुड्स को, सेल उसको क्या करना है, विद इन द स्टेट करना है, इंटर स्टेट नहीं कर सकता। ओके, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपोजिशन सप्लाई टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, यानी इनवर्ड का मतलब परचेजेस, तो वो परचेज तो कर सकता है ऑफ द गुड्स, और साथ ही साथ मेक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज का तो वो परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, यानी सर्विसेज का आप इंटर स्टेट इनवर्ड भी कर सकते हो, आउटवर्ड भी कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, एबीसी इंडस्ट्री से एक मैन्युफैक्चरर है मुंबई का, वो गुड्स की सप्लाई में लगा हुआ है, एज वेल एज चेन्नई में भी डील करता है, ठीक है ना। तो ही इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द मुंबई एज वेल एज इन द चेन्नई, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। और अगर आप गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो इस केस में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर जो गुड्स का डीलर होता है, जो गुड्स का डीलर है, यानी जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, वो गुड्स के तो सेल कर ही रहा है विद इन द स्टेट, ठीक है। अब वो सर्विसेज भी सप्लाई करता है, बट सर्विस का जो पोर्शन है वो बहुत ही माइनर सा पोर्शन है, तो अगर सर्विसेज आप माइनर सप्लाई करते हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। तो ए पर्सन जो एंगेज्ड है इन द मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज वो बिल्कुल मार्जिनल लेवल पे, यानी बहुत ही कम लेवल पे सप्लाई कर रहा है, अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ द गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज। जैसे उसका गुड्स का या तो गुड्स के सप्लायर या रेस्टोरेंट डीलर, केवल रेस्टोरेंट सर्विस डीलर केवल यही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर तो कंपोजिशन स्कीम ले नहीं सकते। उनके लिए तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास करके क्या कर दिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके यहाँ पर कर दिया है कि वो एक कंसेशनल रेट को ऑप्ट कर सकते हैं, बट कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। कंप्लीट है? तो यहाँ पर कंसेशनल रेट का भी आगे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, बट वो अभी गुड्स का डीलर है, मान लेते हैं मिस्टर एड जो गुड्स मैन्युफैक्चरर कर रहा है, साथ में वो कुछ अदर सर्विसेज भी देता है, बट सर्विस का पोर्शन बहुत माइनर सा है, तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है? तो डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आप मेन गुड्स के डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, साथ में एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो, इन सर्विसेज का छोटा सा पोर्शन दे रहे हो, तो छोटा से पोर्शन का मतलब क्या होता है, छोटे से पोर्शन का मतलब होता है कि आपका जो टर्नओवर है,
आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है ना, उसका 10% और 5 लाख रुपए जो दोनों में से ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 70 लाख का है, तो उसका 10% 7 लाख और 5 लाख, यानी विच एवर इज हायर 7 लाख रुपीज़। तो 7 लाख रुपीज़ तक की अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, बाकी का सारा गुड्स सप्लाई करते हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम में रहने के लिए इसने क्या बोला है कि देयर आर द केसेस, अगर कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ सर्विसेज देता है बट सर्विस का पोर्शन इससे कम है, तो इस केस में वो कंपोजिशन स्कीम में रहते हुए काम कर सकता है। ओके, तो there are the cases where a manufacturer or trader is also engaged in the supply of services। अगर कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की सप्लाई में भी लगा हुआ है, दो द परसेंटेज ऑफ सप्लाई, बट जो ये सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है उसका जो परसेंटेज है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की सप्लाई से कंपेरिजन करें तो उसका पोर्शन बहुत ही कम है। एंड देयर में ऑल्सो भी केसेस, ऐसे केसेस भी है वेयर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो एंगेज्ड, यानी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर था ऊपर, और नीचे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर भी क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज के एडिशन में कुछ अदर सर्विसेज भी दे रहा है, बट जो अदर सर्विसेज दे रहा है उसका प्रोपोर्शन स्मॉल ही है ना। प्रोपोर्शन कितना है, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल बात करते हैं, राम सेवक है, वो एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी मेनली उसका बिजनेस गुड्स की सप्लाई करना ही है, बट उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना पिछले साल का, वो है 60 लाख रुपीज का, कितना है, 60 लाख रुपए का। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड 1.5 करोड़, तो अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, क्योंकि 60 लाख का ही है, तो इसका मतलब अपने को ये तो समझ में आ गया कि वो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है, और वो कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। ओके, एंड ही इज एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो क्या ले सकता है, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। फर्दर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई द सर्विसेज, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सप्लाई के बिजनेस सर्विसेज की भी सप्लाई करता है तो वो कर सकता है, कितनी अमाउंट तक की कर सकता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के 10% इन 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी 6 लाख रुपए तक की वो सर्विसेज भी क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। ओके, तो मीन्स जो गुड्स के डीलर हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है हु इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, उनके पास एक ऑप्शन और है कि साथ में आप सर्विसेज की भी सप्लाई करते हैं, तो एक माइनर पोर्शन दैट इज 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतने रुपए तक की आप सर्विसेज भी सप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। देखो जनरली पहले आप मुझे सुने और इसको डिस्कस करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, उनसे कमाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं उनको सेव करते जाते हैं, और उसके बाद जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड्स को या किसी और को लोन एडवांसेस दे देते हैं, या फिर वो बैंक में क्या कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से अगर वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लोन देते हैं तो उनके लिए लोन और एडवांसेस की सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोन और एडवांसेस की सर्विसेज दे रहे हैं, और उस पर उनको क्या मिल रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, और इंटरेस्ट की इनकम जीएसटी में क्या रहती है, एग्जम्प्ट होती है ना। ओके, कंप्लीट। अब यहाँ पर ये होता है कि हमने जो ये सर्विसेज का पोर्शन देखते हैं ना कि हम 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो ये जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, क्या वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी, क्या वो भी आपकी जो सर्विस का पोर्शन हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5 लाख रुपए और 10% ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर में इस इंटरेस्ट को भी शामिल करेंगे क्या, टर्नओवर जब उस 10% निकालते हैं, 10% ऑफ टर्नओवर, तो उस टर्नओवर में क्या इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे क्या। देखो टर्नओवर में तो सारी चीजें इंक्लूड होती है, एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, सब इंक्लूड होता है टर्नओवर में, तो क्या ये जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है आपको, तो क्या इट विल बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड होगी क्या, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आ गया है कि इंटरेस्ट की इनकम जो भी बिजनेसमैन अपने पैसा सेव करके किसी और को लोन के रूप में देते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसको कभी भी टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा, उसे टर्नओवर से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते समय आपको इंटरेस्ट की इनकम को हमेशा एक्सक्लूड करना है फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके,
तो इन द व्यू ऑफ द अबाउट द ऑर्डर नंबर, एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है 1 फरवरी 2019 को, और उसमें इशू कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज, ऑल्दो इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्टेड और एग्जम्प्टेड सर्विसेज जो होती है दैट विल बी द पोर्शन ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, बट इंटरेस्ट को यहाँ पर स्पेसिफिकली नोटिफाइड करके क्या कर दिया कि इंटरेस्ट की जो इनकम अर्न करते हैं दैट विल नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, तो क्लैरिफाई कर दिया दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सटेंडिंग द डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस इन सो फार एज फॉर द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरेस्ट और डिस्काउंट शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं, जो हम डिस्काउंट कमाते हैं, तो उसके ऊपर अपने को जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसको बाहर रखा गया है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। ओके, कंप्लीट है यहाँ तक। तो आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, इंटरेस्ट की जो इनकम है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। बट दिस सर्विसेज जनरली द बिजनेसेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट द मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। जो भी बिजनेस है अपना पैसा कमाते हैं वो क्या कर देते हैं, लोन और एडवांसेस के रूप में दे देते हैं, डिपॉजिट के रूप में दे देते हैं। दिस वे दे गेट एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ एक्सटेंडिंग द डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस। ऐसा करके वो यहाँ पर लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट की भी क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, और उस पर क्या अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं। बट दिस सर्विस विल नॉट इंक्लूड, पर ये सर्विस इंक्लूड नहीं होती है इन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, मींस इंटरेस्ट के जो आप इनकम अर्न करते हैं वो आपकी सर्विसेज की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख उस लिमिट में ये इंक्लूड नहीं होगी। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी है या नहीं है उसके लिए हम ये देखते हैं कि एक पर्सन अगर माइनर सप्लाई भी करता है सर्विसेज के, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है, बट वो सर्विसेज का अमाउंट अगर 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर से कम है, तो इस केस में यहाँ पर वो क्या कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और ये जो 10% और 5 लाख की लिमिट कैलकुलेट होगी तो उस लिमिट में इंटरेस्ट इनकम को क्लब इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट टू द सर्विस प्रोवाइडर। देखो गवर्नमेंट ने अभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कंपोजिशन स्कीम केवल किसको अवेलेबल होती है, कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल, कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो अवेलेबल होती है केवल और केवल गुड्स के डीलर को, गुड्स के मैन्युफैक्चरर को, और सर्विस प्रोवाइडर में केवल रेस्टोरेंट सर्विस वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, मीन सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई है, तो इस केस में आपको ये स्कीम अवेलेबल नहीं होती है, कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक कंसेशनल रेट का प्रोविजन निकाला है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन का। कंपोजिशन स्कीम तो अवेलेबल है नहीं सर्विस प्रोवाइडर को, बट वो कंसेशनल रेट अवेल कर सकते हैं और कंसेशनल रेट से जीएसटी पे कर सकते हैं। ओके, तो बेनिफिट टू सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को क्या बेनिफिट है कि आप एक कंसेशनल रेट से क्या दे सकते हो, टैक्स दे सकते हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू सच सप्लायर, उन सप्लायर्स को बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी बेनिफिट मिले, इसके लिए एक स्कीम निकाली है कि वो कंसेशनल रेट से क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। हैज बीन फॉर्मुलेटेड प्राइमरीली फॉर द स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, लाइक सलून, जो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर जैसे सलून वाला है या टेलर वगैरह है, जो जिनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है, जैसे जिनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है बट उनके पास कंपोजिशन स्कीम तो है नहीं कि वो कंपोजिशन स्कीम में जाके एक रेट पे कर दे, बट यहाँ पर क्या है कि उनको रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि इन लोग के लिए कंसेशनल रेट निकालते हैं ताकि इन लोग को भी क्या मिले, बेनिफिट मिले, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलकर कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिले। हु आर नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है तो इनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। दिस स्कीम इज कंटेन्ड इन द नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7th of March 2019। ओके, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके, दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो नोटिफिकेशन है वो रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रेगुलर स्कीम में ही रजिस्टर्ड है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रेगुलर स्कीम में क्या है, रजिस्टर्ड है। अब उसको एक ऑप्शन दिया जाता है, कंपोजिशन स्कीम में तो वो हो नहीं सकता, तो उसको एक ऑप्शन देते हैं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 50 लाख रुपए तक है,
तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंसेशनल रेट लेने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, कंपोजिशन स्कीम डीलर को क्या बोला जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या बोला जाता है, जिनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है उनको बोला है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तुम्हारा जो टर्नओवर है अगर वो 50 लाख रुपए तक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम कंसेशनल रेट ले सकते हो। और कंसेशनल रेट कैसे, करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा जो भी टर्नओवर होगा तो शुरू के 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर पे तो आप एक हमको नॉर्मल रेट से टैक्स दे देना, और 50 लाख रुपए से ऊपर के टर्नओवर पे आप हमको रेगुलर रेट से टैक्स दे देना। ओके, तो कंसेशनल रेट में क्या है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में शुरू के 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर पे तो आप हमको क्या कर देना, कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर देना, और 50 लाख के ऊपर आप हमको रेगुलर रेट से टैक्स दे देना। कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्या है, whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to rupees 50 lakh and who is not eligible to pay the tax under composition scheme, और जो composition scheme में टैक्स पे करने के लिए लाइबल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम में तो टैक्स पे नहीं कर सकते, तो उनको बोला है कि आप 3%, यानी टोटल जीएसटी का रेट तो 6% है, आप 3% एस जीएसटी, 3% सी जीएसटी, 3% सी और 3% एस, इन टोटल 6% आप क्या कर दो, पे कर देना। कंप्लीट है। ऑन द फर्स्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, आप शुरू के स्टार्टिंग करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग 50 लाख तक तो आप इस 6% पे कर देना, और जैसे ही 50 लाख से ऊपर चला जाए आपका, जैसे 60 लाख हो गया, तो रिमेनिंग जो 10 लाख रुपए है उस पर आप रेगुलर रेट, अगर आपके ऊपर जैसे 18% वाला है माल, तो आप रेगुलर रेट से टैक्स पे कर देना। ओके, तो कंसेशनल रेट अवेलेबल है, बट कंसेशनल रेट तक के टर्नओवर पे, जैसे 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर पे आपने कंसेशनल रेट ऑप्ट करिए, तो कंसेशनल रेट जितना आपने किया है उसके टर्नओवर पे आपको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने जो भी इनपुट काम में लिया होगा, जो भी इनपुट सर्विसेज काम में ली होगी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ ये ध्यान में रखना, अगर सर्विस प्रोवाइडर कंसेशनल रेट से टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स की राशि, टैक्स की अमाउंट वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें अपनी जेब से ही देना होगा, अपनी ऑन पॉकेट में से देना होगा। ओके, तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 50 लाख रुपए से कम या 50 लाख था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कंसेशनल रेट ले ले, करंट फाइनेंशियल ईयर में शुरू के 50 लाख पे वो 6% दे दे, और बचे हुए टर्नओवर पे वो क्या कर दे, रेगुलर रेट से टैक्स पे कर दे। ओके, ऑन द फर्स्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हु आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए तो एलिजिबल नहीं होते हैं, और पिछले साल उनका टर्नओवर 50 लाख से कम है। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस कुछ है कि आप ये जो कंसेशनल रेट है वो तभी ऑप्ट कर सकते हो जब कुछ कंडीशन पूरी होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप कोई भी ऐसा गुड्स या ऐसी सर्विसेज सप्लाई नहीं करते हो जो एग्जेम्प्टेड नेचर की हो, मीन्स नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई, किसी भी सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। आप ना तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। ओके, यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दोनों में डील नहीं करते हैं। अंडर द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में रेस्ट्रिक्शन था, केवल आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में हमने सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में बात करी थी कि एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता अगर वो ऐसे गुड्स में डील करता है जो एग्जेम्प्टेड हो। अगर यहाँ पर कोई पर्सन जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में तो डील करता है बट एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील नहीं करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है कंपोजिशन में। ठीक है ना, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जो रेस्ट्रिक्शन है वो केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स तक का है कि कंपोजिशन स्कीम डीलर कैन बी ही इज एलिजिबल इफ इज नॉट ऑप्टिंग, if is not engaged in the supplying those goods which is not leviable to tax। बट अगर आप कंसेशनल रेट ऑप्ट करना चाहते हैं तो कंसेशनल रेट वही सर्विस प्रोवाइडर ऑप्ट कर सकता है जो ना तो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता हो और ना ही एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की सप्लाई करता हो। ओके, नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और ना ही कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता हो। ठीक है ना, इंटर स्टेट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई भी नहीं कर सकते, नॉट एंगेज्ड यानी इंटर स्टेट सप्लाई में नहीं लगा हुआ। नीदर ऑफ द गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, देखो कंपोजिशन स्कीम में हम इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते बट सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं, माइनर सप्लाई, मार्जिनल सप्लाई। बट कंसेशनल रेट में आप इंटर स्टेट ना तो गुड्स का सप्लाई कर सकते हो ना ही सर्विसेज का सप्लाई कर सकते हो। देखो दिस कंडीशन इज डाइवर्जेंस फ्रॉम द कंपोजिशन, कंपोजिशन से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कंपोजिशन में रेस्ट्रिक्शन केवल इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स पे था, केवल गुड्स के ऊपर था कि कंपोजिशन स्कीम डीलर केवल इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता, सर्विसेज की कर सकता है, जबकि कंसेशनल रेट डीलर ना तो इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर सकता है और ना ही इंटर स्टेट सर्विसेज की सप्लाई कर सकता है। ओके, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी है तो इस केस में यहाँ पर वो कंसेशनल रेट नहीं ले सकता है। ठीक है,
वो यहाँ पर कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा हो। अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज देता है तो इस केस में वो यहाँ पर कंसेशनल रेट ऑप्ट इन नहीं कर सकता। ना ही वो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, मीन्स आइसक्रीम, पान मसाला और टबेको प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो भी कंसेशनल रेट वाला जो पर्सन है वो ये जो टैक्स का पैसा 6% जो कंसेशनल रेट से टैक्स दे रहा है वो टैक्स की अमाउंट वो कभी भी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑन द सप्लाई मेड बाय हिम। वो जो भी सप्लाई करेगा उस पर वो रेसिपिएंट से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता है, और नॉट एंटाइटल्ड टू अवील एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ना ही वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकता है। क्लियर है? वो पर्सन अगर कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता तो कस्टमर को टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करेगा, केवल क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स का ऑप्शन नहीं होता है तो वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इस केस में वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, यहाँ पर वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। सच बिल ऑफ सप्लाई विल हैव द फॉलोइंग वर्ड्स, और जो बिल ऑफ सप्लाई होता है उसके टॉप में क्या लिखा हुआ होता है कि टैक्सेबल पर्सन, जो ये टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स पे कर रहा है इस नोटिफिकेशन के तहत यानी कंसेशनल रेट से, और नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाई। ये आपको जो बिल ऑफ सप्लाई है उसके टॉप में लिखना ही होगा। ओके, इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंटरेस्ट की इनकम, जो लोन और एडवांसेस की सर्विसेज देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है क्या उसे टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे क्या? तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी सेम है कि अगर आप इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है आपको लोन और एडवांसेस पे, तो वो इंटरेस्ट की इनकम को आपको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो in computing the aggregate turnover in order to determine the eligibility of the registered person to pay the tax at concessional rate, कंसेशन क्योंकि पिछले साल का अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो आप कंसेशनल रेट इस साल नहीं ले सकते, और पिछले साल अगर 50 लाख है उससे कम का होगा तो इस साल आप कंसेशनल रेट ले सकते हो। तो पिछले साल का जो 50 लाख का टर्नओवर है उस टर्नओवर में क्या इंटरेस्ट की इनकम को शामिल करेंगे क्या? तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज, कौन सी एग्जम्प्टेड सर्विसेज, डिपॉजिट की, लोन और एडवांसेस की, उसको यहाँ पर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आपका कंपोजिशन स्कीम चैप्टर कंप्लीट है और दैट इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। आपको एक तो सेक्शन 10 ध्यान में रखना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि एलिजिबिलिटी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 कौन नहीं ले सकता, 10(3) जो है वो लैप्स कब हो जाएगी, 10(4) में रेस्ट्रिक्शन है, आईटीसी नहीं ले सकता और यहाँ पर कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। 10 सब सेक्शन 5 में आपको बता रखा है पेनल्टी प्रोविजन की, एक पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकता फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है टैक्स की चोरी करने के लिए, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, रेगुलर रेट से टैक्स तो लगना ही, साथ में पेनल्टी और इंटरेस्ट और लग जाएगा। कंप्लीट है। सेकंड आपने ये बात करी कि जो कंपोजिशन स्कीम डीलर होते हैं अगर वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो यहाँ पर सर्विसेज भी सप्लाई करे तो वो साथ में सर्विसेज में लगे हुए हो सकते हैं, बट माइनर, थोड़े बहुत है ना। माइनर का मतलब अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, उतने रुपए तक की आप सर्विसेज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा दोगे तो आपको रेगुलर स्कीम में आना होगा। ओके, अब यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो छोटे छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे सलून वाले हैं, टेलर हैं, तो अब इन लोग का क्या है, टर्नओवर बहुत ही स्मॉल होता है, बट इन लोग को जीएसटी लॉ में रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹50 लाख है, then he is eligible to opt the concessional rate in the current financial year, and in the current financial year up to ₹50 lakh they have to pay the tax at the concessional rate at 6%, out of this 3% CGST, 3% SGST, and above ₹50 lakh they have to pay the tax at regular rate. Okay, और जितने अमाउंट तक का वो क्या करते हैं, कंसेशनल रेट पे करते हैं, उसमें जो इनपुट काम में लिया है उसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, और टैक्स का पैसा वो 50 लाख रुपए पे जो कंसेशनल रेट दे रहे हैं वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? और जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने पास किया है बहुत ही क्लैरिफाई करने के लिए कि जो छोटे बिजनेसमैन है, सर्विस प्रोवाइडर है, अगर इनका जो बचा हुआ पैसा है सेविंग से वो अगर किसी को लोन के रूप में देते हैं और उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, कंप्लीट है आप लोग का चैप्टर कंपोजिशन स्कीम।